तो अच्छा, लास्ट टू लास्ट क्लासेस में क्या हुआ था कि हमने एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था, और उसमें ये बताया था कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होना एलसी ऑसिलेशन कहलाता है। तो अब एक्चुअली क्या होता है कि हमें आगे का टॉपिक भी पढ़ना है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कैपेसिटर प्लेट्स पे जो चार्ज होता है उसकी इक्वेशन ये होती है, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स is given by Q is equal to Q naught cos omega t। बताओ बच्चों, cos क्यों होती है इक्वेशन, साइन क्यों नहीं होती? बोलो। कैपेसिटर प्लेट पे जो चार्ज होता है एलसी ऑसिलेशन के दौरान, उसकी इक्वेशन में साइन क्यों नहीं होता, cos क्यों होता है, वाई? कोई बच्चा? सर 0 से स्टार्ट होता है कॉस में। 0 पे 1 होता है ना सर, 0 डिग्री पे 1 होता है सबसे पहले। एक्चुअली क्या है कि जब हमने एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था तो स्टार्टिंग में माना था कि इनिशियली जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर फुली चार्ज है, ठीक है, कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो यही हम कंसिडर कर रहे हैं। जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो कॉस्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है इनिशियली उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। हमने ग्राफ में भी देख रखा है बच्चों, तो इसलिए हम लोग कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं कि जब चालू होता है तो मैक्सिमम से चालू होता है। तो अब इसके बाद बच्चों हमको एक क्वेश्चन है वो देखना है, जो कि है, इसे पढ़ो एक बार, फिर हम करते हैं। 7.11 देखो एग्जांपल। देख रहे हो बच्चों? ये कह रहा है कि प्रूफ करो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। वो तो होती है हमेशा। टोटल एनर्जी कंजर्व मतलब कि दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता रहेगा। किन दोनों के बीच में? कैपेसिटर एंड इंडक्टर एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, बट जो टोटल एनर्जी है कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी क्या होगी बोलो? टोटल एनर्जी सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर प्लस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इसको कांस्टेंट और टाइम इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। कोई डाउट? कोई डाउट? हेलो, चालू नो करें? सर तो हमें प्रूफ करना है कि वो तो ऑब्वियस बात है, हमेशा होता ही है कि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या होता है बच्चों? हाफ एल आई स्क्वायर। और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? टू स्क्वायर बाय टू सी। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है एक्चुअली? हमने देखा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी होता है। तो अगर ये यूज करें तो यहाँ पुट कर दें, जैसे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी पुट करें, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ऊपर पुट कर दें, क्या हो जाएगा ये? क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय टू सी। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? सर अच्छा, अब चार्ज की इक्वेशन ये है, अगर चार्ज ये है तो करंट क्या होगा बच्चे? अगर चार्ज ये है तो करंट क्या होगा? करंट डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज से आ जाता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी को, क्या आएगा बच्चों बोलो? क्या आएगा हमारे पास? क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा। डिफरेंशिएशन तो बच्चे सब मैथ्स वाले बच्चे सबको आते ही होगा कैसे करना है। तो आई की वैल्यू ये आ गई। ये हम आई निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो
इंडक्टर की एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर, हमें इसमें पुट करना है, ये हाफ एल आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर, तो जैसे आई का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव तो आ जाएगा, टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये दो दो बार लिख दिया शायद, हाँ, क्या आ जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है। नो सर। तो अब यहाँ तक है आ गया। अब एक्चुअली क्या है, हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज होता है वो 1/√LC होता है, ये बताया था या नहीं बताया था, बताया था नहीं बताया था बच्चों, बोलो हेलो, हेलो, कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सर याद याद नहीं है। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन कंपेयर कराई थी, यस सर। इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन में बताया होगा, तो अभी अभी हाँ सर, इस बार रेजोनेंस परसों सर्किट में रेजोनेंस से बाद में नहीं करवाया था ये, देखो अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमारा नॉर्मली हम 11th क्लास में पढ़ते थे कि एसएचएम की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता था, पोजीशन चेंज होती थी बॉडी की, ठीक है, बट एक्चुअली क्या है कि जैसे एलसी सर्किट है ये, तो यहाँ पर इसकी वोल्टेज है Q/C और इसकी वोल्टेज है -LT। तो अगर आप इसको इक्वेट करो और इसको उधर ले जाओ, ये कराया नहीं था ना मैंने आपको, इज इक्वल टू 0, नो सर। और हम ऐसे ही आगे भी इसमें कुछ देख एग्जामिनेशन में नहीं आता ये, बस देख लो, जस्ट ये आ गया। इस इक्वेशन को ऐसे डिवाइड कर दो, अगर इस इक्वेशन को ऐसे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को ऐसे डिवाइड कर दिया आ जाएगा। अब ये क्या है, इसमें देखो बच्चे आई को क्या लिखा जा सकता है, आई कैन बी रिटन एज dq/dt, आई को dq/dt लिख दो, ये आ गया। अभी हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किस किस का, हमने 11th क्लास में जो ऑसिलेशन मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी और इसका 11th क्लास में ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने, ये पढ़ी थी, और वहां यहाँ क्या था, वहां पोजीशन चेंज होती थी, जब बॉडी ऑसिलेट करती थी तो पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहती थी एक्स, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, फर्क ये है। कोई डाउट किसी को, देखने में सेम सेम सी लग रही है इक्वेशन, फर्क क्या आ रहा है, वहां पोजीशन चेंज होती थी, यहाँ चार्ज चेंज हो रहा है। अगर इनको कंपेयर कराओ तो कंपैरिजन करने से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC आ जाएगी, अगर कंपेयर करो, जो कि आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, इतना याद वाद नहीं करना है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ऐसे ये आ गया। तो ये इसका क्या मतलब होता है, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करता है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दैट फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC। कोई डाउट बच्चों, नो सर। डाउट, नो सर। इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, मतलब तो जैसे चार्ज दोनों के बीच में फास्ट फास्ट एक्सचेंज होगा या स्लो स्लो एक्सचेंज होगा, ये डिपेंड करेगा कि एल और सी की वैल्यू क्या है, एल और सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि फास्ट फास्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी या स्लो होगा या क्या प्रोसेस होगा, तो ये वैल्यू आती है। तो इससे ओमेगा 1/√LC आ जाते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1/LC आ जाता है, जैसे रेजोनेंस बढ़ा था वैसे ही आ जाता है इसमें भी। तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/LC पुट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ 1/LC पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसको लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर आया, जो कि हाफ एल आई स्क्वायर का क्या हो गया, हाफ एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे एल सी, तो क्या हो जाएगा, हाफ एल नॉट स्क्वायर 1/LC cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, क्या आएगा बताओ, काट पीट के, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया। और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्या आया था ये, क्यू नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2c। अब बताओ बच्चे टोटल एनर्जी क्या आएगा, बताओ, दोनों को ऐड कर दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। टोटल एनर्जी समझ में आया बच्चों, क्या किया हमने, टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर प्लस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्या होगा बच्चों बताओ। हेलो हेलो, अरे बोलो भाई। क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। यस sin सर। स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्यू नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2c, ऐड कर दो, ये आ जाएगा यस, sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो 1 जाएगा, हो जाएगा सर। 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा। तो अब इसमें एक खास बात है, अगर आप देखो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर आप देखो करंट, जो पहले इंडक्टर की एनर्जी या कैपेसिटर की एनर्जी टाइम डिपेंडेंट आ रही है, जैसे इंडक्टर की एनर्जी में cos स्क्वायर ओमेगा टी टी आ रहा है, और ऐसे ही कैपेसिटर की एनर्जी में भी ओमेगा टी टी आ रहा है, इसमें टी नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों, टोटल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है, टाइम फंक्शन नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? टोटल एनर्जी टाइम पे डिपेंड, टाइम टोटल एनर्जी हमेशा टाइम पे सेम डिपेंड रहेगी। नहीं करती। टोटल एनर्जी फिक्स्ड कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये मैं अच्छा अच्छा नेक्स्ट, चलो चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, कौन से टाइम ऐसा होगा एट विच एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, या फिर कौन से टाइम में दोनों में आधी आधी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी की हाफ हाफ होगी, किस टाइम, कौन से टाइम पर दोनों की एनर्जी बराबर होगी या हाफ हाफ होगी, किस टाइम पर, मतलब कि जैसे ये इंडक्टर और कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होते रहते हैं, कौन टाइम ऐसा पे आधी जितनी एनर्जी इंडक्टर पे होगी उतनी एनर्जी कैपेसिटर पे होगी। हेलो सर, आपकी हाँ अच्छा बोलो, मैंने बोला नहीं, आवाज नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप करो अच्छा अच्छा। करो करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, करो तब तक करो, मैं आता हूँ।
हेलो, हो रहा है बच्चों? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. कर रहे हो? बच्चे करो। मैं करूं? 1 मिनट का समय दे रहे हैं, चलो बच्चे। आप नहीं कर पाए तो मैं करता हूँ। चलो चेक करते हैं, मैं कर रहा हूँ। दोनों की एनर्जी बराबर होगी तो एक काम करते हैं, दोनों की एनर्जी को बराबर इक्वेट कर देते हैं। तो इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर होती है ऐसे तो, बट उसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c कॉस स्क्वायर। अगर दोनों की एनर्जी को बराबर लेना है तो इनमें से एक की एनर्जी ये ले सकते हैं, तो मैंने सिंप्लीफाई किया अभी। दूसरी की एनर्जी को ये ले सकते हैं। ले सकते हैं, नहीं ले सकते बच्चों? बोलो, अभी अभी तो निकाला है। बोलो बोलो भाई बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों मेरी? हेलो हेलो। आ रही है सर, आ रही है। चलो बच्चे, ये समझ में आया कैसे आया ये? यस सर, आ रही है। ये ऊपर वाले इक्वेशन से आया। देखो, एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या है? क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है क्यू नॉट स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, क्यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2c। तो ये है, ये तो कट गया। क्या है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या करोगे और नीचे ले आओगे? क्या हो जाएगा बच्चों? इसको नीचे ले आओ, एक काम करो। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस। क्या हो जाएगा बच्चे, बताना है? tan square क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे बताओ? क्या करें आगे? क्या करें? रूट ले लो। सर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ। tan इनवर्स 1 ओमेगा टी आ जाएगा। tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4 होता है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी होता है। कट गया, नीचे आ जाएगा। टी बाई 8 इज इक्वल टू टी बाई 8 टाइम पे दोनों में आधी आधी एनर्जी होगी। कोई डाउट बच्चों? बोलो, नो सर। कोई डाउट बच्चों? हो गया, समझ में आया? Yes, चलो sir. आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चे। शायद मैं वो क्वेश्चन में पहले भी पूछ चुका हूँ आपसे, किस किस टाइम पे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, किस किस टाइम पे कैपेसिटर होगी। ये पूछा नहीं पूछा मैंने? नहीं सर। बताओ, इस फिगर को देख के बताओ किस किस टाइम पे पूछा था इंडक्टर आपने फुली वो चार्ज वाला। होगा, किस? हाँ पूछा था सर, आपने पूछा था ये वाला। पूछा था ना, हाँ पूछा था। यस सर। चलो चाहिए, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। ऑल्दो
एलसी ऑसिलेशन आज तक मैंने एग्जाम में आते हुए नहीं देखा है, तो फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सालों से एलसी ऑसिलेशन ने एग्जाम में आते हुए नहीं देखा है। खैर मेरा काम था पूरा पढ़ाना, बट आज तक नहीं देखा मैंने आते हुए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आता जरूर है, तो इसको ध्यान से पर पढ़ना। इस बार आएगा जरूर। तो हाँ, अच्छा आने को तो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाना तो ही। देखो अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मर पे। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। क्या होता है, कोई बताया व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर क्या जो होता है? एसी को डीसी पे नहीं नहीं ओम, नहीं। ट्रांसफॉर्मर एक नहीं डिवाइस होता डीसी है को जो एसी एसी के अंदर वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट कम हो जाएगा, या डिक्रीज कर सकता है, वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है। उसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। एसी से डीसी कन्वर्जन नहीं करता है ट्रांसफॉर्मर। देखो, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस which converts high voltage AC into low voltage AC and vice versa। मतलब वोल्टेज चेंज कर सकता है। तो क्यों करते हैं, हमने आपको शायद पहले ही बताया था, फिर से बता देते हैं एक बार। देखो बच्चों, पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। पावर हाउस के साथ में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसे कहते हैं स्टेप अप। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, करंट को घटा देता है। क्यों करंट को क्यों घटाता है? ताकि ट्रांसमिशन, जो लंबी लंबी वायर के थ्रू हमारे घरों तक करंट आता है, एनर्जी लॉस कम उसे हो। ट्रांसमिशन वायर्स कहते हैं। तो ताकि ट्रांसमिशन वायर में एनर्जी लॉस, हीट लॉस ना हो, तो इसलिए हम करंट को कम कर देते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं। फिर घरों के पास एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसे कहते हैं स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन वापस वोल्टेज को घटा देता है, करंट को बढ़ा देता है, और घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाती है। तो स्टेप अप या डाउन, अप का मतलब वोल्टेज अप, और डाउन का मतलब वोल्टेज डाउन। अप इज रिलेटेड टू वोल्टेज एंड डाउन इज आल्सो रिलेटेड टू वोल्टेज। कोई डाउट डाउट बच्चों बताओ, बोलो बोलो, हेलो। अभी तक तो नहीं है सर। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले भी बताया था, जब हमने वॉर ऑफ करंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था इस क्लास का, तो हमने आपको बताया था कि एसी करंट वगैरह के बारे में। तो हमने आपको स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में थोड़ा सा बताया था। और अब आते हैं कि ये ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी आपको बताएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखो अच्छा, होता क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया दे देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ट्रांसफार्मर में ये हमारा सर्किट है, एसी सर्किट है, और ये कॉइल है, इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जहां से पावर हाउस से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। प्राइमरी कॉइल, इससे एक कॉइल ऐसे कोएक्सियल होती है, और इसके ऊपर लोड लगा होता है। लोड का मतलब क्या होता है, जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है। जैसे बल्ब हमारे घर में लोड है, एक तरीके से जो कंजम्पशन करता है उसे लोड कहते हैं। तो ये जो कॉइल है सेकेंडरी कॉइल है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेना में काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं बच्चों। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था, एक कॉइल में चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल पे जो असर होता है उसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब होता क्या है, आपने प्राइमरी कॉइल के अंदर एसी को कनेक्ट किया। एसी करंट तो चुपचाप शांति से बैठता नहीं है, तो चेंज होता रहता है। तो इस वजह से प्राइमरी कॉइल में चेंजेस आते रहेंगे, और बीच में ये जो दो कोएक्सियल कॉइल है, इनके बीच में फ्लक्स चेंज होता रहेगा। इन दोनों के कॉइलों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एसी सोर्स कनेक्ट किया है। एसी सोर्स में वेरिएबल करंट होता है। अगर करंट वेरिएबल होगा तो बीच में फील्ड वेरिएबल होगी, फील्ड वेरिएबल होगा तो फ्लक्स वेरिएबल होगा, तो ये तो म्यूचुअल इंडक्शन होता रहेगा। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस में प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस में जो प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है, उनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, वो कोएक्सियल है।
तो ये बच्चे ध्यान रखना इस चीज का, ये मत सोचना कि वो टच कर रही है जी। हवा में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है। वायरलेस चार्जर आपने सुना होगा बच्चों, वायरलेस चार्जर आपने सुना होगा, एप्पल का फोन है उसको रख दो उसके ऊपर तो चार्ज होना चालू हो जाता है, सैमसंग का फोन है वायरलेस चार्जर के ऊपर रख दो चार्ज होना चालू हो जाता है। क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, कोई बच्चा बताएगा उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता होगा, बोलो। म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसमें सैमसंग के जो फोन है उसके बैक पैनल पे कॉइल दे रखी होती है, पतली सी कॉइल दे रखी होती है, और जो चार्जर होता है वायरलेस उसके ऊपर भी कॉइल दे रखी होती है। जब उसको उस पर रखते हो तो उन दोनों कॉइल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ट्रांसमिट होता है थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट होता है इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, physical contact between two bodies is not required for electricity or energy transmission. तो सर इसमें लॉसेस नहीं होते? हाँ बच्चे लॉसेस होते हैं, तभी तो हम विसिनिटी मतलब दूर नहीं रखते उसको, पास रखते हैं ना। लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस के अच्छा लॉसेस ना मतलब जैसे although through mutual induction we can transmit electricity through a long distance, मतलब ये मान के चलो इसमें तो हम बहुत दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं। आपको पता है ये वायरलेस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इवन आप अपना फोन कहीं और रख दो तो भी वो चार्ज कर सकता है, बट उसमें एनर्जी लॉस हो जाएगा, तभी हम उसको पैनल के ऊपर रखते हैं, वायरलेस चार्जर आता है उसके ऊपर ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि सर वो कितना बिल्कुल दूर रख बगल में सकते हैं रखा वैसे? दूर मतलब मैं तो बच्चे बता रहा हूँ इतना दूर रख दो, आप बहुत दूर रख दो, 1 किलोमीटर दूर रख लो, बट जो एनर्जी है वो पहुंचेगी नहीं कुछ भी, घंटों लग जाएंगे चार्ज होने में, बताओ समझे? यस सर। चार्जिंग प्रोसेस आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हो, एफिशिएंसी नहीं रहती है इसमें, तभी हम उसको उसके ऊपर रखते हैं बकायदा, ताकि एनर्जी ट्रांसमिशन एफिशिएंट हो, वरना एनर्जी लॉसेस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा, उतना फोन चार्जिंग नहीं दे पाएगा। समझे इस चीज को? यस सर। ध्यान रखें। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। अब चक्कर क्या होता है, हम ये कर क्यों रहे हैं यहाँ पर? कारण ये है कि जैसे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में अगर टर्न्स अलग अलग हैं, जैसे प्राइमरी कॉइल में अगर टर्न्स हमने 10 है मान लो, और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या 20 है, डिफरेंट है, तो उसमें क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी ट्रांसमिट होती है थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन, उस एनर्जी तो ट्रांसमिट हो जाती है, बट उसके कुछ फीचर्स चेंज हो जाते हैं। अब ये आप कहोगे सर एनर्जी के फीचर्स क्या हुए? देखो जब पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो अगर आप एफिशिएंटली एनर्जी ट्रांसमिट करते हो तो पावर तो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी आप उतनी ट्रांसमिट कर पा रहे हो, बट उससे क्या हुआ है कि फीचर मतलब वोल्टेज और करंट चेंज हो गया। मान लो वोल्टेज बढ़ गया और करंट कम कम हो गया, ये सब हो सकता है। जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में एनर्जी पूरी चली गई, एनर्जी पावर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, पावर तो सेम रही, पूरी जा रही है, बट क्योंकि नंबर ऑफ टर्न अलग होने हैं इस वजह से वोल्टेज और करंट चेंज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न सेम रहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो जितना करंट प्राइमरी में था और जितनी वोल्टेज प्राइमरी में थी, उतनी ही वोल्टेज और उतना ही करंट सेकेंडरी में होगा। बट अगर दोनों के नंबर ऑफ टर्न कुछ भी हो, कोई भी डिफरेंट हो, तो वोल्टेज अलग पहुंचती है। समझे या इस बात को या नहीं समझे? तो इससे हमें क्या फायदा है? इस फीचर से हमें ये फायदा मिलता है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को डिजायरेबली अपने हिसाब से रख के वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं। तो क्या रिलेशन होता है? देखो बच्चे एक रिलेशन आता है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी, ये रिलेशन हम फॉलो करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल, प्राइमरी कॉइल में 10 टर्न्स है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें 20 टर्न है, डिवाइस लोड, इसमें 20 टर्न है, तो पीछे से अगर हमें 220 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा? तो निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कितना है बच्चों? 10 मान लो, ये एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कितना है? 20। वोल्टेज इन प्राइमरी कितना है? 220। वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना है? निकालना है। कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 440 वोल्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए, देखो
यहाँ 440 वोल्ट पहुंचा। कोई डाउट? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो हेलो यस हेलो सर आ हेलो। रही है। यस सर। तो एनर्जी ट्रांसमिशन के दौरान में ये चेंज हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं सर थोड़ा ना याद करा दो। याद ऐसे करो कि जितने गुना नंबर ऑफ टर्न होंगे उतनी गुना वोल्टेज हो जाएगी। अब जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में कितने गुना नंबर ऑफ टर्न हुए बताना, कितने टाइम्स हुए नंबर ऑफ टर्न? दुगने? 10 से यस 20 सर। हो गए, 10 से 20 हो गए, मान लो 100 से 200 हो गए, दुगने हो गए मान लो। जैसे वोल्टेज भी क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी। वोल्टेज तो ट्वाइस हो जाएगी बट करंट फिर आधा हो जाएगा, क्योंकि कारण क्या होता है बच्चों? पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, ध्यान रखना। खैर इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग धीरे धीरे से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछें कि स्टेप अप का फिगर ड्रॉ करके दिखाओ स्टेप डाउन का। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या होता है? तो स्टेप अप में हमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे वोल्टेज उतनी अप होगी, वोल्टेज उतनी बढ़ती है बाद में। ये स्टेप अप का है। ये किसका है? स्टेप अप का है। और स्टेप डाउन का क्या होगा? अरे कहाँ गए भाई हम, मुड़ गए। स्टेप डाउन का कैसा होगा बोलो? जी स्टेप डाउन का होगा। कोई डाउट बच्चों? बोलो हेलो, बोलो बोलो बोलो। नो सर नो। स्टेप अप नंबर ऑफ प्राइमरी कम होता है, नंबर सेकेंडरी ज्यादा, सेकेंडरी टर्न ज्यादा होते हैं। स्टेप डाउन में प्राइमरी ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी कम हो जाते हैं। ये होता है बच्चों। तो अभी बच्चों टाइम हो रहा है, रिज्वाइन करना है अब आप लोगों को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो रिज्वाइन करना है।